हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे पास ये मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल एप्लीकेशंस की सेकेंड यूनिट की मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी पहले ही मैंने इसको तैयार कर दिया था, बट टाइम नहीं हो पाया था कि मैं इसको अपलोड कर पाती। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट भी अपलोड कर सकूँ जल्द से जल्द। ठीक है। तो ये जो सेकंड यूनिट है, जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको बता दिया था कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, और साथ साथ मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि हमारी यूनिट 2 इसमें प्लानिंग रहेगी। ठीक है। यूनिट 2 हमारी प्लानिंग है। यूनिट 2 जो है उसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग। उसके बाद हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। उसके बाद है बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज एंड डिग्नोसिस है उसकी। फिर है हमारे डिसीज़न मेकिंग है। ठीक है। वैसे चैप्टर बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पॉइंट आउट कर दी हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, और मैं शॉर्ट में चैप्टर को ख़त्म कर दूँगी फटाफट से पूरी यूनिट। ठीक है। मैं सब कुछ नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो उतनी लंबी भी नहीं हो पाती है। उसके बाद इंट्रोडक्शन हमारा आ जाता है चैप्टर का, कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है। प्लानिंग रिफर्स डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन एडवांस। नॉर्मल सी चीज़ें तो हमें पहले ही पता है कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कि अगर हमें कोई भी वर्क करना है, सपोज़ दैट हम एक पिकनिक पे ही जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ सडनली उठे और उठ के निकल गए। हमारा प्लानिंग का क्या पर्पस होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमें कब जाना है, कैसे क्या करना है। हमारा इस तरह से होता है, राइट, कि हम कौन सा मतलब हमें कितने डिस्टेंस पे जाना है, हम ये भी थिंक करते हैं। हम जिस जगह पे जा रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमारे पास कपड़े हैं कि नहीं, हम ये भी थिंक करते हैं। तो हम सब कुछ हम एक परफेक्ट प्लानिंग करके ही जाएंगे तभी होता है। तो कुछ भी हम छोटा छोटा भी काम करते हैं, नॉर्मल ट्रिप्स पे जाते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं। तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैनेजमेंट में सबसे पहला आ जाता है प्लानिंग। ठीक है। तो प्लानिंग का मतलब यही है। अब प्लानिंग में सबसे पहला आ जाता है फ्यूचर ओरिएंटेशन। ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेशन का मतलब प्लानिंग सबसे पहले जो रिफर्स करती है वो फ्यूचर को लेके करती है। यानी कि प्लानिंग अगर हम कोई भी बना रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बेस जो है वो फ्यूचर का होता है। ठीक है। तो फ्यूचर होती है वो, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेशन होती है, क्योंकि मैंने पहले इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ उसको ब्रीफली में। तो इसमें शॉर्ट में बस मैं आपको ख़त्म कर रही हूँ। इसमें intellectual activities, setting up of goals and objectives based on data and information and pervasive, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ये कॉन्टीन्यूस होती है और प्राइमरी फंक्शन होते हैं सेम उसी की तरह। ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या क्या है ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आप में इसमें अंडरलाइन कर दी है, आप इसको प्लीज़ पढ़ लेना। ठीक है। सब मतलब प्लानिंग का जितना भी मैंने इसे पूरी चैप्टर को पढ़ा फर्स्ट पार्ट में, तो सिर्फ यही है हम किस तरह से प्लानिंग करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक मैनेजमेंट की प्लानिंग फर्स्ट स्टार्ट कैसे होती है, प्लान किस किस तरह से होती है। तो यही जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपके सामने, मैं पीडीएफ जो है आपका चैनल जो टेलीग्राम का उस पर अपलोड कर दूँगी। ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, ये इसमें एलिमेंट्स हैं इसके, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। फिर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम क्यों करते हैं, क्या क्या ज़रूरी होता है। तो ऑब्वियसली बात है, हम कोई भी काम करेंगे उसमें हमें प्लानिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बता दिया, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम्स, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी पहले बता देती हूँ। स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होता है, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग दोनों लगता एक जैसा है, बट स्ट्रैटेजी जो वर्ड है वो क्या है, देखो द वर्ड स्ट्रैटेजी हैज़ बीन मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर। इट मीन्स नॉर्मल सा, मैं स्ट्रैटेजी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेगा, बहुत बड़ा है, मैं शॉर्ट में इसको समझा रही हूँ बस। प्लानिंग और स्ट्रैटेजी दोनों मिलते जुलते होते हैं, बट प्लानिंग जो है वो हमारी डिफरेंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी से कैसे वो अलग हो जाती है, अगर हम किसी वॉर की तैयारी करते हैं, यहाँ पे ये वर्ल्ड वॉर वाली नहीं है, यहाँ पे कोई भी वॉर, वॉर मतलब छोटा सा कंपटीशन भी क्यों ना हो, हम एक नॉर्मल एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इतने बजे हमें उठना होगा, इतने बजे हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद हमें ये अपनी एक्टिविटी इतने बजे करनी है। तो वो जो हम प्लानिंग करते हैं
उसको स्ट्रैटेजी कहा जाता है। किसी चीज़ के पर्पस को पाने के लिए जो की जाती है प्लानिंग, उसको स्ट्रैटेजी का नाम दिया जाता है। अब इसमें हमें सबसे पहले देखना होता है बजट, ठीक है। अब इसमें बताया है कि डिफरेंट टाइप के जो प्लान होते हैं वो होते हैं। प्लान कैसे, दो तरह के होते हैं प्लान, शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लान आपको सुनने में ही पता चल रहा है, वो ऐसे प्लान्स जो कि शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि ज़्यादा नहीं कम समय के लिए होते हैं। 1 दिन 2 दिन का जो प्लान होता है, या आज का प्लान हमने बनाया शाम तक ख़त्म, इस तरह के शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो काफ़ी बड़े प्लान्स होते हैं, 5 साल 10 साल लाइक होते हैं, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म्स में चले जाते हैं। आप इसमें देख लेना, इसमें मैंने कर दिया, देखो ये है लॉन्ग टर्म के लिए। दे आर एक्सप्रेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम सच एज विजन मिशन एट्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म का आप देख सकते हो क्या है, दे आर डिज़ाइन फॉर अ डे टू डे रूटीन एज वेल फॉर नियर फ्यूचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नियर फ्यूचर मीन जैसे कल के लिए, परसों के लिए कुछ टास्क है, कोई प्लान है, तो ये उस चीज़ को बताता है। ये लंबे समय तक नहीं चलता है। अब इसका बेसिक्स जो यूज़ है वो 2 टाइप का हो जाता है। ये है सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सुनने में पता चल रहा है सिंगल यानी सिंगल के लिए, स्टैंडिंग मतलब सीधा प्लान एकदम, ठीक है। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट अंडरलाइन है ऑलरेडी, देख लेना आप। मुझे सिर्फ जितना ज़रूरी है एक चैप्टर को समझने के लिए मैं सिर्फ उतना समझाऊंगी। चैप्टर 1 ख़त्म। चैप्टर 2 आ जाओ, स्ट्रैटेजी प्लानिंग, ठीक है। अभी मैंने बताया ना स्ट्रैटेजी का मतलब, सेम उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ, strategic planning is a key of every organization playing at national and international level. अब सबसे पहले अगर हमें स्ट्रैटेजी हम जब पता करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वेयर आर वी नाउ, हम कहाँ पे हैं अभी। एक स्ट्रैटेजी अगर हम बना रहे हैं, एक छोटा सा एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं तो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम क्या सबसे पहले देखते हैं अभी हमने कितना किया है, ठीक है। वेयर डू वांट टू गो, हमें किस चीज़ के लिए हम प्रिपरेशन करें, हमें कहाँ जाना है। जाना मीन्स ये नहीं बैग पैक करके जाने वाला नहीं है ये, मतलब अभी सपोज़ दैट मेरा अगर मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है, मैंने उसके लिए फ़र्स्ट चैप्टर पढ़ा है, मतलब अभी मैं कहाँ हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरा, वेयर आर वी नाउ, यानी अभी हम कहाँ हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की, हमें कहाँ जाना है, हमें पूरा सब कुछ ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद हाउ डू वी गेट देयर, तो हमें जब हमने ये पता कर लिया कि हमें टोटल की टोटल 4 to 5 यूनिट्स जब पढ़नी है हमें, और हमने सिर्फ अभी 1 की है, तो मीन्स हमें कैसे जाएंगे वहाँ तक। तो ये 3 चीज़ के आंसर अगर हमें पता चल जाएंगे तो हमारी जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसमें कुछ है नहीं। अब इसमें आ जाता है टाइप्स, ठीक है। तो इसके टाइप जो है, एक है ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ग्रोथ तो वर्ड सुनने में ही लग रहा है कि ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका पर्पस जो है वो आगे बढ़ने की तरफ का, यानी कि वो ये जो है ये गोल ओरिएंटेड वाले होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल को हाईलाइट कर देती हूँ ताकि जैसे ही देखोगे तो आपको याद आ जाए कि ग्रोथ का एग्जाम्पल है। आगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी वर्ड से ही पता चल रहा है ना, एक ऐसी चीज़ के बारे में थिंक करना जिसका पर्पस जो है स्टेबल हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही इसकी, these organizations have smaller scale of operation and little change are made to ensure the continuity of business। इसके कुछ टर्म्स हैं। अब ये जो है ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी में 2 पार्ट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आ जाता है हमारा एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्निफिकेशन। एक्सटर्नल में भी हमारे अलग अलग हैं, तो इसकी जो है ना नीचे दी गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है। सिर्फ एक पढ़ने के लिए, एक रीड आउट के लिए, इसलिए मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, मैंने पढ़ लिया था। अगर इसका और ब्रीफली में चाहिए होगा तो बता देना, मैं सबको अलग अलग बता दूँगी। इसका जो है ना नीचे सबसे नीचे आपको दिया गया डिफरेंशिएरा। मुझ सबको पढ़ने से अच्छा कि शॉर्ट में पढ़ लेना,
काफ़ी इजी रहेगा। जो मर्जर है, ये जो तीनों पॉइंट्स जो लिखे हैं ना, ये सारे के सारे एक्सटर्नल के हैं तीनों पॉइंट्स। चैप्टर 2 भी ख़त्म, चैप्टर 3 पे आ जाते हैं फटाफट। अब बिज़नेस के एनवायरनमेंट के बारे में आ जाते हैं यहाँ पे। क्या है इसका मतलब? बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर टू द सम ऑफ द टोटल फैक्टर दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द ऑपरेशन। ठीक है, इसका मतलब हमारा नॉर्मल सा है कि एक बिज़नेस एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। बिज़नेस एनवायरनमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए जिसका इफ़ेक्ट जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से जो है वो बिज़नेस के ऊपर आना चाहिए। यानी कि उसका असर जो है, जैसे कि ये किस किस को इंक्लूड कर देता है, जैसे कि एम्प्लॉय, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, लीगल फैक्टर एंड सो ऑन। ये तो हमारा आ चुका है बिजनेस एनवायरनमेंट में। अब है द फैक्टर विच अ बिजनेस कैन कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो फैक्टर जिससे बिजनेस जो है वो कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। They constitute as part of internal business environment, and the factor it cannot control are usually called as external business environment. अब ये नेचर आ जाते हैं बिजनेस के सम। अब है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, माइक्रो, मेसो और मैक्रो। मैं तीनों, माइक्रो तो हमने पढ़ा है तो हमें पता है, ठीक है। मेसो बीच वाले होते हैं और मैक्रो बड़े तादाद में जो होते हैं उसके लिए आ गया ये। तो फर्स्ट माइक्रो एनवायरनमेंट, ऑल द फैक्टर दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, माइक्रो में क्या है, वो जो कि डायरेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं। इसमें कौन आ जाते हैं? बायर्स, कंज्यूमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर। मीशो कौन से हो जाते हैं वो देखो। मीशो एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द फैक्टर विच डू नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बट अफेक्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ये डायरेक्ट अफेक्ट तो नहीं करते, बट ये इनडायरेक्टली इस पे वर्क करते हैं। ऊपर हमारा माइक्रो क्या था, डायरेक्टली, और फैक्टर इस डायरेक्टली जो है वो बिज़नेस के इन्वायरमेंट पे, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन पे असर करता था। ठीक है, बट ये डू नॉट अफेक्ट द वर्किंग एट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बट अफेक्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अब इसमें कौन कौन आ जाते हैं? अब इंडस्ट्रियल लॉज, पॉलिसीज़, सप्लाई साइड ऑफ इंडस्ट्री, बैरियर्स टू एंट्री। कहने का मतलब है, अब जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा था बायर, कंज्यूमर, ये डायरेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिज़नेस से ज्वाइन होते हैं। लेकिन जो मीशो में होते हैं उसमें क्या है, लॉज हो गए इंडस्ट्री के, कुछ कंपनी के लॉज है, कुछ पॉलिसीज़ है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्टली उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से है। मैक्रो का क्या है ये बता देती हूँ। It include all the factors which do affect any individual organization but affect all the business organization of all the industries। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, पूरी तरह से कम्प्लीटली जो होगा इसमें आ जाएगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? दीज आर इंक्लूड पॉलिटिकल, वेट, पॉलिटिकल, लीगल, इंटरनेशनल, जितने भी है ये सब कुछ बाकी जो बच गए सारे मैक्रो में आ जाएंगे। अब इसका एनवायरनमेंट का जो एनालिसिस है वो इस तरह से है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बस ये पढ़ने के लिए बहुत इजी चैप्टर है, आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे SWOT, शॉर्ट का मतलब यहाँ पे क्या दिया है? S का मतलब होगा स्ट्रेंथ, W का मतलब होगा वीकनेस, O का मतलब होगा अपॉर्चुनिटी एंड T का मतलब होगा थ्रेट्स। ठीक है, ये है, मैं दिखा देती हूँ, ये है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये है इसका मतलब। तो मुझे ये लगता है कि हाँ इन चारों वर्ड्स का कुछ मतलब बताने का है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा करके इसको एक एक को तोड़ के बताया है। ठीक है, तो इसको मैंने रीड आउट के लिए शॉर्ट कर दिया है। स्ट्रेंथ का मतलब हमें पता ही है, वीकनेस का पता ही है,
उसी को तोड़ के काफ़ी बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे दे दिया टॉस, ठीक है। तो इसमें भी जो है इजी वर्ड करके जितना इजी था मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हमें खींचनी नहीं है। अब यहाँ पे पेस्टल वर्ड दे रखा है, ठीक है। तो ओरिजिनली जिसका नाम होता है पेस्ट, पेस्ट का मतलब क्या हो गया, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तो जो कि हमारे चारों चीज़ों की ज़रूरत हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस में पड़ती है, ठीक है। उसके 4 फैक्टर्स इंक्लूड हैं, वो यहाँ पे होंगे, अंडरलाइन है। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब वो जो 4 थे ना हमारे, पी फॉर हमारा फर्स्ट आ गया, पॉलिटिकल फैक्टर उसके अलग अलग, फिर ई के अलग अलग आ जाएंगे, फिर एस हमारा सोशल फैक्टर के अलग अलग आ गए, अब हमारा एल के अलग अलग आ गए, ठीक है। अब एथिकल फैक्टर्स अलग अलग आएंगे अब हमारे। अब इंडस्ट्री के एनालिसिस है, ये सिर्फ जितना ज़रूरी है मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे डॉग्स है, कैश काउज है, स्टार्स है, ये अलग अलग बस पर्पस है। अब यहाँ पे जो है ना, रिवालरी एंड इंटेंसिटी ऑफ रिवालरी बिटवीन द फिल्म इन एन इंडस्ट्री, इसके लिए मैंने एग्जांपल के लिए कर लिया था इसके समझने के लिए। जैसे कि पेप्सी और कोको कोला है ना, दोनों के कॉस्ट भी सेम पड़ते हैं, राइट, और टेस्ट भी थोड़ा मिलता जुलता है, तो ये दोनों एक जैसे, अब जैसे पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज़ है ना, तो इस चीज़ को लेके दोनों डिफरेंट है बट एक में है। अब इसमें आ जाते हैं डिफरेंट, इसमें मैंने और अंडरलाइन किए थे। अब जैसे कुछ ऐसे ब्रांड इसमें आ जाएगा आपका, थ्रेड्स ऑफ एंट्री एंड बैरियर्स एंट्री वाले में आ जाएगा क्या, मैगी। एक ऐसा देखो, हाँ वैसे तो हम yippee भी खाते हैं, है ना, yippee भी खाते हैं और स्मिथ एंड जॉन्स की भी आते हैं, बट अगर देखा जाए तो एक मैगी जो है उसने एक अपनी पहचान बना रखी है। कुछ भी खा लो मैगी से अच्छा कोई से, तो वही एग्जाम्पल दे रखा है कि मैगी हैज़ अ यूनिक प्रोडक्ट एंड अ लॉयल कस्टमर बेस विच डिफेंड इट, ठीक है। अब आ जाते हैं थ्रेड वाले के लिए। इसमें क्या है कि थ्रेड वाले का मतलब क्या है, रिप्लेस करना, ठीक है। जैसे सपोज़ पहले जब हम छोटे थे तो हम कैलकुलेटर बहुत देखते थे, राइट, तो कैलकुलेटर का काम किसने कर लिया, फ़ोन ने ले लिया, फ़ोन में हम सब कुछ कर लेते हैं। कंप्यूटर पहले यूज़ करते थे तो कंप्यूटर में कितने सारे पार्ट्स हो जाते थे ना, उसके सीपीयू वगैरह सब कुछ, उसके उसको रिप्लेस किसने कर दिया, लैपटॉप ने कर दिया। तो ये जो है ये थ्रेड्स में आ जाएगा, ठीक है। बार्गेनिंग ऑफ पावर ऑफ बायर, ये मैंने ऑलरेडी पहले फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, बार्गेनिंग की पावर कि एक बार्गेनिंग करके किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ और किस तरह से एक जो कंज्यूमर है किस तरह से करते हैं, ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ बार्गेनिंग की पावर। आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। अभी सप्लायर का है हमारा, इसी से चैप्टर 3 ख़त्म, चैप्टर 4 पे आ चुके हैं हम। चैप्टर 4 जो है हमारा वो है डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न मेकिंग का मतलब तो सबको पता ही है, डिसीज़न मतलब कोई भी डिसीज़न लेना, मेकिंग मतलब उसको बनाना, ठीक है। अब आ जाता है डिसीज़न मेकिंग इज़ द की टू प्लानिंग प्रोसेस एंड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। नॉर्मल सी चीज़ है। अब हमने प्लानिंग पूरी कंप्लीट कर ली, स्ट्रैटेजी अपनी बना ली, अब हमारे पास क्या आ जाता है, डिसीज़न मेकिंग का, ठीक है। तो अब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट के प्रोसेस का। डिसीज़न मेकिंग इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस अमॉन्ग the set of alternatives available based on analysis of each available course of action. It is a process of selecting, I am again repeating, it is a process of selecting a particular course of action from among several alternatives to achieve the desired goal and objectives. ये हम क्यों करते हैं, ताकि जो हमने जिस चीज़ के पर्पज़ से हमने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है, ठीक है, उसके जो डिज़ायर हमारी गोल्स जो हमने सोच रखी है उसको पाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा डिसीज़न मेकिंग हो जाता है। एक डिसाइड करना कि हमें किस तरह से वर्क करना है, हमने जो प्लानिंग की है उसको किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स तक लेके जाना है, उसमें हमारा डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छा वर्क करता है। अब डिसीज़न मेकिंग का नेचर क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, परवेसिव और सिचुएशनल, ठीक है।
अब प्रोसेस क्या क्या है वो इसमें आ रखे हैं नीचे आपके वन बाय वन। अब नीचे आ गया अप्रोचेस टू डिसीजन मेकिंग। अप्रोचेस क्या क्या है? द अबव प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ बेस्ड ऑन द assumption that manager are perfectly rational. It also means that manager will maximize the benefit and will minimize the cost. ठीक है ना? नेक्स्ट, अब ये बाउंडेड रैशनलिटी का क्या मतलब है? तो है क्या, हर्बर्ट सिमोन गेव द मॉडल ऑफ बाउंडेड रैशनलिटी इन 1970s। ठीक है, हर्बर्ट सिमोन ने जो है एक मॉडल दिया था बाउंडेड रैशनलिटी का, कब? 1970s में। बाउंडेड रैशनलिटी मीन्स दैट, क्या इसका मतलब है? मैनेजर डू ऑलवेज रिसॉर्ट टू मैथमेटिकल मॉडल एंड सॉफ्टवेयर्स टू टेक डिसीजन बिकॉज ऑफ वेरियस लिमिटेशंस। अब वो लिमिटेशंस क्या है, वो फॉलो जो है वो नीचे है, ये है। अब टेक्निक क्या क्या है डिसीजन मेकिंग की, वो नीचे दिया हुआ है। टेक्निक आर बोर्डली क्लासिफाइड इनटू, जो टेक्निक है वो दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। किस तरह से? एक है हमारा क्वांटिटिव और दूसरा हमारा क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऑल्थो बोथ द टेक्निक्स आर analytical and comprehensive, but they use different data and hence have different tools for analysis। दोनों जो है अलग अलग है, दोनों के तरीके काम करने के लिए अलग अलग है। तो क्वांटिटिव वाले पे आ जाते हैं। क्वांटिटिव डिसीजन मेकिंग जो है उसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें होता है जैसे स्टैटिस्टिकल हो गया, हमारा रेशियो हो गया, एनालिसिस करना हो गया, ये हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, और क्वालिटेटिव वाले में जो हो जाता है नॉन, इसमें क्या है, जैसे किसी का फीडबैक लेना, रिव्यूज़ लेना, इंटरव्यूज़ लेना, रिपोर्ट करना, डायरी, समरीज, ये सारी की सारी हमारी इसमें आ जाएगी। उस वाले में हमने क्या देखा था कि रेशियो निकालना है ना, एनालाइज करना किसी चीज़ को। बट हम इसमें क्या पाएंगे कि इसमें जैसे कि इंटरव्यू, रिव्यू, फीडबैक्स, ये हमारे इसमें आ जाते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके है, मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया है। डेल्फी टेक्निक के जो बारे में ये मैंने इसमें कर दी, ये भी एक तरह का बस डिसीजन मेकिंग का स्टेप है। ठीक है, किस तरह से है डेल्फी टेक्निक, जो एक टेक्निक है एक डिसीजन मेकिंग लेने के लिए। अगेन वो क्वांटिटेटिव डिसीजन टेक्निक जो है डिसीजन मेकिंग की, उसके बारे में काफ़ी ब्रीफली में बताया हुआ है। नाउ ये भी आपका ख़त्म। इसी के साथ हमारी यूनिट 2 मैनेजमेंट की ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसका मैं पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।